हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर फिनिश किया था। उस लेक्चर में हमने 10 पॉइंट्स को डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ फिनिश किया था। आज हम वापस नेक्स्ट 8 टर्म को पॉइंट्स को डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ स्टडी करें। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है इसको पहले रीड करते हैं। एनी एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इट एम्स एट टू अर्न मनी। इस एक्टिविटीज का मेन एम क्या होता है? मनी को अर्न करना, कैश को अर्न करना। अच्छा, एग्जाम्पल, employees are working in a factory and receiving wages। मतलब फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और उसके एक्सचेंज में मनी रिसीव कर रहे हैं। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ। फॉर एग्जांपल, सर्विस में एक टीचर्स टीचिंग करता है स्कूल में, क्लास में, अगर उसके एक्सचेंज में वो मनी रिसीव करता है, कैश रिसीव करता है, और ऑब्वियसली करते हैं, तो इससे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। टीचर का एम क्या है? इसमें मनी अर्न करना, कैश अर्न करना, इसमें मनी इन्वॉल्व है। एक लॉयर हुआ, एक लॉयर भी अपने क्लाइंट को सर्विस देता है और उसके एक्सचेंज में फीस रिसीव करता है, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक डॉक्टर हुआ, डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस देता है, ट्रीटमेंट करता है, और इसमें भी क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है। उसके एक्सचेंज में वो क्या लेता है? फीस लेता है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है और जिसका मेन पर्पज होता है मनी अर्न करना, मनी अर्न करना, मनी अर्न करना, कैश अर्न करना। तो इससे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अपोजिट है। अच्छा, इसको रीड करते हैं। एनी एक्टिविटीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व मनी गेन इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें मनी गेन इन्वॉल्व नहीं है, उसे क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। हम एक्टिविटीज तो करते हैं बट उसके एक्सचेंज में मनी नहीं लेते, कैश नहीं लेते हैं, इसीलिए इसे कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, ये कैसे होता है? अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट एम्स एट सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। इसका एम क्या होता है? सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस अचीव करना। जैसे हम सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, पर्सनली सिंगिंग करते, डांसिंग करते हैं, तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके एक्सचेंज में हम कुछ ले नहीं रहे, लेकिन जो सिंगर्स होते हैं वो स्टेज शो करते हैं, जाकर के सिंगिंग करते हैं, उसके एक्सचेंज में कैश लेते हैं, मनी लेते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इट इज डन आउट ऑफ अफेक्शन। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज की जाती है ये सेंस ऑफ अफेक्शन से की जाती है। सेंस ऑफ अफेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक कुक होता है, वो होटल में काम करता है, वहां पे सर्विस देता है, उसके एक्सचेंज में सैलरी लेता है, लेकिन वही कुक जब घर पे आता है, हाउस होल्ड में आता है और अपने फैमिली के लिए कुकिंग करता है, तो उसके एक्सचेंज में मनी नहीं लेता। तो वो कुक होटल में काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट घर पे आके वो काम कर रहा है, उसके एक्सचेंज में पैसा नहीं लेता है वो, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ड्यू टू अफेक्शन। अच्छा, सिंपैथी, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारे बंदे हैं ऐसे, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, कॉमन पीपल भी हैं, जो मिडिल क्लास के लेवल, वो लोअर क्लास लेवल के पीपल और गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें सामान दे रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, पैट्रियोटिज्म, जो सोल्जर्स होता है, सोल्जर जाकर के सरहद पर, बॉर्डर पर लड़ता है, तो उसका मेन फोकस क्या होता है? उसका मेन एम होता है कंट्री को प्रोटेक्ट करना, कंट्री को प्रोटेक्ट करना, तो इसे भी क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और स्पेशली जो सोशल वर्कर होते हैं ये ऐसा करते हैं। तो ये था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक वेलफेयर। अच्छा, ये इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? ये इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर मतलब किसी कंट्री के लोगों का ओवरऑल वेलफेयर,
ओवरऑल वेलफेयर मतलब वहां के लोगों का भला, वहां के लोगों का कल्याण। वहां के लोगों का भला और कल्याण कैसे पॉसिबल है? अगर वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम ज्यादा रहेगी, सैलरी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अच्छा, वहां का एजुकेशन लेवल हाई रहेगा, वहां पे पॉवर्टी कम से कम होगी, तो ओवरऑल उस कंट्री का क्या होगा? भला होगा। तो उसे कहेंगे हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर। इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर इज द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक वेलफेयर इज द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, ये लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन दो चीजों से पता चलेगा कि उस इकोनॉमी की वेलफेयर कितनी अच्छी है, किसी कंट्री का वेलफेयर कितना अच्छा है। देखते हैं हम ये प्रोस्पेरिटी क्या होता है। प्रोस्पेरिटी मतलब लोग खुश हैं, खुशहाल है, देश के लोग खुशहाल हैं। अच्छा, देश के लोग खुश कब रहेंगे? लोग अगर हेल्दी रहेंगे, लोग हैप्पीनेस रहेंगे, लोग हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, लोगों के पास हैप्पीनेस होगी। अच्छा, लोग सक्सेसफुल होंगे, लोगों के पास अगर मनी है, तो ये जो चीजें हेल्दी एंड हैप्पीनेस, सक्सेसफुल पर्सन, हैविंग मनी, ये सब चीजें प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करती है। ये सब चीजें प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करती है। तो किसी कंट्री का वेलफेयर कितना अच्छा है, उसका लेवल कितना हाई है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उनके हेल्थ से, हैप्पीनेस से, कितने सक्सेसफुल है, उनके पास मनी कितना है, ये है प्रोस्पेरिटी। और ये सब डिपेंड करता है किस पे? पर कैपिटा इनकम पे, कि उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, कम से कम लोग अनएम्प्लॉयड हो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी हाई हो। तो पर कैपिटा इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे ये डिपेंड करता है कि वहां की प्रोस्पेरिटी कितनी अच्छी रहेगी। वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वेल्थ, पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो लोगों के पास वेल्थ रहेगा। कंफर्ट मतलब लग्जरीज लाइफ, लग्जरियस लाइफ, लोग कितनी लग्जरियस, आराम, सुविधा की जिंदगी जीते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है उनकी पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, कम से कम वहां पे पॉवर्टी हो, गरीबी हो। तो ये सब चीजें प्रोस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके रहने का जो लेवल है, रहन सहन का तरीका, उनका लेवल कितना हाई है। तो ये था प्रोस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जापान, अमेरिका, उनका प्रोस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है। अच्छा, एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे खुशहाल देश में आते हैं। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, वो भी इसी से फाइंड आउट किया जाता है, वहाँ का वेल्थ कितना है, कंफर्ट कितना है, लोग कितने सक्सेसफुल है, उनके पास कितनी मनी है, कितने हैप्पी हैं, कितना बेटर उनका हेल्थ है, कितना बेस्ट उनका हेल्थ है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि नहीं, बोलने की आज़ादी है कि नहीं, डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, वहाँ का वेलफेयर कितना अच्छा है, ठीक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 144th है, 144th है। 156 कंट्री का जो स्टडी किया है उसमें इंडिया का रैंक है 144th, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं आगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये इकोनॉमिक वेलफेयर में थोड़ा और बाकी था कि ये इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, एजुकेशन मतलब उस कंट्री का एजुकेशन लेवल कितना हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना बेटर है। जैसे अपने इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 67 ईयर है, जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 85 ईयर्स है, ये हमने स्टडी किया था। अच्छा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, पर कैपिटा इनकम आर दी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सब चीजें इंडिकेटर है, किसकी इंडिकेटर है? इकोनॉमिक वेलफेयर की। इकोनॉमिक वेलफेयर को दर्शाती है, वेलफेयर को बताती है किसी कंट्री के, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इकोनॉमिक वेलफेयर। अब आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं, मेनली स्पेशली जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीड करते हैं। अच्छा, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेस विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट।
जिसका यूज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लैंड सिंपल है, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसे लैंड की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस तो ओपन करेगा लैंड पे, लैंड चाहिए। लैंड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसका स्पॉट कितना अच्छा है, मार्केट में है कि नहीं, ठीक है, ये चूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा लैंड को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। लैंड मतलब क्या, इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब लैंड में आते हैं, सच एज वाटर, एयर, फॉरेस्ट, कोल एंड ऑयल। इन सब चीजों का गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होता है और ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से आती है, जिसका रिलेशन लैंड से है, ठीक है। अच्छा लैंड चाहिए, अच्छा मुझे लेबर भी चाहिए। अच्छा लेबर क्या होता है, रीड करते हैं। लेबर, इट इज द एफर्ट्स दैट ह्यूमन कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन। अच्छा सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए था, लैंड मिल गया। अच्छा अब लेबर चाहिए। अच्छा लेबर क्या होता है, लेबर देखते हैं हम लोग। लेबर क्या है, एक एफर्ट है। क्या है, एक एफर्ट है, एक एफर्ट है, एक वर्क है। और ये एफर्ट और ये वर्क कौन करता है, लेबरर करते हैं। तो लेबरर इज द ह्यूमन बीइंग, लेबरर इज द ह्यूमन बीइंग, वो एक ह्यूमन बीइंग है जो एफर्ट करता है और उस एफर्ट को हम कहते हैं लेबर। तो लेबर की भी जरूरत होती है, यहां पर लेबर एफर्ट, लेबर की भी जरूरत होती है। ये लेबर मतलब एफर्ट, वर्क, ये वर्क और एफर्ट कौन करता है, लेबरर करता है, लेबरर करता है, लेबर की जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे कैपिटल की भी जरूरत है, तो कैपिटल को रीड करते हैं। अच्छा इट इज मैन मेड रिसोर्सेज, ये जो कैपिटल है ये मैन मेड रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। एग्जांपल मनी, बिल्डिंग है, मशीनरी, भाई लैंड मिल गया, लेबर मिल गया। अब मुझे कैपिटल चाहिए। आज का जमाना जो है वो मॉडर्न टाइम है, आजकल कैपिटल का यूज होता है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की यूज होती है, नए नए मेथड के यूज होते हैं। तो मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मनी की जरूरत होती है, तो मनी भी एक बहुत बड़ा कैपिटल है। मशीनरी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, फर्नीचर की जरूरत है, बिल्डिंग्स की जरूरत है, बिल्डिंग खड़ा करना है वहां पर, तो ये भी क्या हुआ, कैपिटल हुआ, इसकी जरूरत है। तो ये सब प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेशली मेनली ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे बोला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज और है, एंटरप्रेन्योर। अच्छा ये एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग। अच्छा एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर अदर थ्री फैक्टर्स। अब देखना है, अब ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, एंटरप्रेन्योर ये स्किल्ड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, नॉलेजेबल होता है, उसके पास नॉलेज होता है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। ये ऊपर के जो थ्री फैक्टर है ना, 1 2 3, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको चूज करता है, वो अपना दिमाग यूज करता है। कौन, एंटरप्रेन्योर, कि कैसे लैंड का यूज करना है, कौन से लैंड को चूज करना है, ये सब दिमाग लगाता है। कौन से लेबर को चूज करना है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है, कैसे लेबर को यूज करना है, स्किल्ड लेबर को चूज करना है। अच्छा स्किल्ड लेबर नहीं तो उसे ट्रेनिंग देना, ये सब दिमाग कौन लगाता है, एंटरप्रेन्योर। कौन सा कैपिटल यूज करना है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना है, नए नए कैपिटल यूज करना है, ये सब दिमाग कौन लगाता है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर है ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आजिम प्रेमजी, ये सब कौन है, ये सब एंटरप्रेन्योर है, ये सब एंटरप्रेन्योर, ये सब बिजनेसमैन है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा अब आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स रीड करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर हार्ड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी एंड मोबाइल एटसेट्रा। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, हार्ड गुड्स होता है, ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। जैसे मशीनरी, मोबाइल, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, ये सब क्या है, ये सब ड्यूरेबल गुड्स है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। मोबाइल, कैमरा, जिस कैमरे से लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा, ये सब क्या है, ये सब हार्ड मतलब ड्यूरेबल गुड्स है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। मशीनरी, फर्नीचर, फैन, एसी, मोबाइल, रिमोट, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ये ड्यूरेबल गुड्स का अपोजिट है, ये ड्यूरेबल गुड्स का अपोजिट है। अच्छा रीड करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिशेबल गुड्स। सबसे ज्यादा जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, नॉन ड्यूरेबल्स को
मोस्टली हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं इसे, पेरिशेबल गुड्स से ये फेमस है, पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स आर सॉफ्ट गुड्स विच आर यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड। इसका यूज हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, दूध है, ये लंबे समय तक नहीं चलता है, शॉर्ट पीरियड तक चलता है, फिर खराब हो जाता है। अच्छा, ब्रेड, रोटी, वेजिटेबल्स, सब्जी, फ्रूट्स, फल, फिश एंड मीट, ये सब पेरिशेबल गुड्स है, ये लॉन्ग टर्म तक चलते नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलते, ये सब लंबे समय तक नहीं चलते, इनका लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग पेरिशेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब आते हैं नेक्स्ट, डिमांड। अच्छा, ये डिमांड क्या होता है? डिमांड का जो रिलेशन होता है वो कंज्यूमर से होता है। एक कस्टमर डिमांड कब करता है, एक कस्टमर का डिमांड कब पॉसिबल होगा, वो हम रीड करेंगे। अच्छा, डिमांड इज अ कंज्यूमर्स डिजायर। डिमांड क्या है? एक कस्टमर की इच्छा है टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी गिवन प्राइस लेवल। डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड का रिलेशन होता है कस्टमर से। कस्टमर क्या करता है? मांग करता है। डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। एक कस्टमर की मांग पूरी कब होगी? एक कस्टमर की मांग पूरी कब होगी? कस्टमर की मांग पूरी, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। डिमांड, अच्छा, डिमांड कब पूरा होगा? एक कस्टमर का डिमांड कब पूरा होगा? एक कस्टमर का डिमांड पूरा करने के लिए ये 3 कंडीशन है। पहले डिमांड, अच्छा यहां पे डिजायर आएगा। डिमांड कब पूरा होगा? पहले तो कस्टमर का डिजायर होना चाहिए, सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए। हर एक चीज की शुरुआत इच्छा से होती है, तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, डिजायर, कि मुझे वो गुड्स चाहिए। अच्छा, डिजायर होने के बाद भाई उस कस्टमर के जेब में पैसा होना चाहिए, उसकी एबिलिटी, उसकी औकात होनी चाहिए कि वो उस चीज को खरीद सके, पैसा होना चाहिए उसके जेब में, तो इसे कहेंगे एबिलिटी टू पे। उसके साथ साथ अगर पैसा है, इच्छा भी है, जेब में पैसा भी है, उसके साथ साथ पैसा खर्चा करने की भी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ऐसे, कुछ माइजर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंजूस होते हैं जो पैसा बचाते। इच्छा तो होती है, एबिलिटी टू पे भी होती है, बट एट द एंड वो गुड्स को परचेस नहीं करते, सेव कर लेते मनी। तो इसीलिए विलिंगनेस टू पे, पैसे को खर्चा करने की भी इच्छा होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो तभी जा करके कोई कस्टमर का डिमांड पूरा होगा, तभी डिमांड पॉसिबल होगा। तो ये था डिमांड। अच्छा, अब आते हैं सप्लाई। अच्छा, जैसे डिमांड का रिलेशन कंज्यूमर से था, कस्टमर से था, वैसे ही सप्लाई का रिलेशन किससे होता है? प्रोड्यूसर से। क्योंकि सप्लाई कौन करता है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो सप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब सप्लाई को रीड करते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, number of goods and services that a seller is able and willing to offer for a sale at a given price। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सप्लाई एक सप्लायर करता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये सप्लाई कब पॉसिबल होगा? एक सप्लायर के लिए सप्लाई कब पॉसिबल होगा? एक सप्लायर सप्लाई कब करेगा गुड्स का? पहले यहां पे डिजायर है, ठीक है। सबसे पहले उस सप्लायर की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए कि वो गुड्स को सप्लाई करना चाहता है, ठीक है। इच्छा तो सबसे पहले होनी चाहिए। अच्छा, डिजायर के साथ साथ उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टॉक को, गुड्स को सप्लाई कर सके। उसके हाथ में गुड्स होना चाहिए, उसके वेयर हाउस में, गोदाम में स्टॉक होना चाहिए। ये 2 चीज इच्छा होनी चाहिए। एबिलिटी टू ऑफर, वो ऑफर तो करे, ठीक है। उसके साथ साथ विलिंगनेस टू सेल। कभी कभार क्या होता है, जो सप्लायर होता है उसकी इच्छा तो होती है कि भाई मैं गुड्स को सप्लाई करना चाहता हूं मार्केट में, ठीक है। अच्छा, एबिलिटी टू ऑफर, उसके पास स्टॉक होता भी है, लेकिन फिर भी वो गुड्स को और स्टॉक को सप्लाई करता नहीं। उसका मेन रीजन ये है कि उसे फेयर प्राइस नहीं मिलता, उसे फेयर प्राइस नहीं मिलता, उसे राइट प्राइस, ट्रू प्राइस नहीं मिलता। जब उसे ट्रू, राइट और फेयर प्राइस नहीं मिलता तो वो क्या करता है? अपने स्टॉक को होल्ड करके रखता है।
होल्ड करके रखता है, मार्केट में सप्लाई नहीं करता है। तो इसीलिए देयरफॉर सप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब सप्लायर का डिजायर होगा, एबिलिटी टू ऑफर होगा और विलिंगनेस टू फॉल, विलिंगनेस टू सेल। और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जैसे अपने जो फार्मर होते हैं, अगर उन्हें राइट प्राइस नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं, वो स्टॉक को होल्ड करते हैं। आपने देखा रहेगा जो टोमेटो पोटैटो होते हैं वो रोड पर फेंकने लगते हैं, वो रखे रहते हैं, देते नहीं, ये कहते हैं हमें राइट प्राइस नहीं मिल रहा है, हम नहीं बेचेंगे। तो ये तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉसिबल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टर्म स्टडी करेंगे।